हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंड विथ कंडक्टिंग स्लैब। तो पहले समझेंगे कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जब इंट्रोड्यूस करते हैं बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर तो कैसे उसकी कैपेसिटेंस फाइंड की जाती है। फिर हम देखेंगे कि कैसे कंडक्टिंग प्लेट को जब कैपेसिटर के बीच में रखते हैं तो कैपेसिटी पर क्या इफेक्ट होता है, उसकी कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होता है और क्या उसका फार्मूला होता है। तो वन बाय वन दोनों को डील करेंगे और इन डिटेल दोनों का कंसेप्ट भी समझेंगे कि कैसे कैपेसिटी फाइंड की जाती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तो मैंने आपको इजीली कैसे भी फाइंड करना है किसी भी तरह का कैपेसिटर हो, चाहे वो सिलिंड्रिकल हो, चाहे वो स्फेरिकल हो या फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, आपको सिर्फ तीन चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। पहली, कैसे फाइंड करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी, कैसे फाइंड करोगे पोटेंशियल डिफरेंस। एंड तीसरी, आपको यूज़ करना है मदर इक्वेशन, मदर फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस C=Q/V। जैसे V की वैल्यू पुट करोगे अल्टीमेटली आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। तो हम लोग पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, पहले कैलकुलेशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। और पहला टॉपिक हम लेने वाले हैं कैपेसिटेंस फाइंड करनी है विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो देखिए एक ऐसा अरेंजमेंट है आपके पास। देखिए इस अरेंजमेंट को मैंने प्रॉपरली बना दिया, लेकिन एक एक करके हम लोग समझेंगे। पहले तो ये समझना है कि जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब ना हो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो कैपेसिटर के लिए कुछ अरेंजमेंट होता है जिसमें एरिया ऑफ प्लेट होता है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट होता है और चार्ज ऑन द कैपेसिटर होता है। तो तीनों चीज़ों को मैंने वन बाय वन लिख दिया है। ए होता है, डी होता है और क्यू होता है। Q क्या होता है, प्लस माइनस सिग्मा ए, क्योंकि फर्स्ट प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो प्लस सिग्मा, और सेकेंड प्लेट पर जो होती है उस पर माइनस क्यू चार्ज होता है तो Q होता है सिग्मा ए, तो माइनस सिग्मा ए हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई। तो यहाँ पर पहली ये बात समझनी है कि जब डाइलेक्ट्रिक ना होता तब इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता। तो मैंने क्या लिखा, सबसे पहले मैं ये समझाता हूँ आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब। कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं रखा आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। और ये यहाँ पर एजम्पशन होता है कि बीच में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में वैक्यूम है या एयर है। हैविंग वैक्यूम आर एयर, हैविंग वैक्यूम आर एयर, क्या है प्लेट्स के बीच में, एयर है या वैक्यूम है। तो यहाँ पे समझना है आपको, कैसे समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है, E0। डायरेक्टली मैं अगर बताऊँ तो E0 होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस चीज़ का थोड़ा सा मैं आपको सबूत दे दूँ कि कैसे आया फॉर्मूला, ये भी बहुत जानना ज़रूरी है। तो ये है आपके पास सबूत के तौर पर क्या होता है, आपको ये मालूम है कि कैपेसिटर बनता है दो इन्फाइनाइटली लार्ज प्लेट से बनता है। उनका एरिया बहुत ज़्यादा होता है, सेपरेशन बहुत कम होता है, तभी तो कैपेसिटी बढ़ती है। तो यहाँ क्या करना है, आपके पास दो सीट्स होती है। देखिए ये फिगर बनाइए, ये फिगर बनाइए, दोनों काम कर जाएंगे। ये अभी डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए है। मैं स्लैब का कंसेप्ट समझाऊंगा आपको, जिससे आपके दिमाग में बात पूरी तरह से बैठ जाएगी। अभी मैं बात कर रहा हूँ जब कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक्स नहीं है, सिर्फ एयर है। एयर है तो ये फॉर्मूला आता है। एयर है तो ये फॉर्मूला कैसे आता है, क्योंकि आप ये बोलते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर एट एनी पॉइंट, कहीं पर भी अगर आपके पास ऐसा फिगर है, ये दो प्लेटें हैं आपके पास, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, तो यहाँ पर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड E का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो फॉर्मूला ये होता है। अब ये आया कैसे, तो ठीक है समझ लीजिए। मैंने क्या बोला कि इन प्लेटों को आप ऐसा कर दो, थोड़ा सा समझने के लिए आप इनको
ऐसा कर दो, ये प्लेट आपने ऐसे बना दी। अब ये दोनों प्लेटें कैसी हैं, ये प्लेट जो हैं वो इन्फानाइटली लॉन्ग है, ठीक है। इनका जो एरिया है वो इन्फानाइट का मतलब सिंस ये हुआ जब डिस्टेंस कम हो जाए और एरिया मतलब प्लेट्स का एरिया ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन पे हम समझ सकते हैं कि ये बहुत लार्ज प्लेट है। लार्ज प्लेट की कंडीशन पर हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज का जो फॉर्मूला है, चार्ज का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, वो होता है E = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये होता है, वो चाहे प्लेट नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। अब नेगेटिव पॉजिटिव के लिए खेल क्या चलता है, अगर पॉजिटिव प्लेट हुई, ये प्लेट नंबर 1, ये प्लेट नंबर 2, अगर प्लेट पॉजिटिव हुई तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ E1 क्या आएगा, E1 का मतलब आएगा पॉजिटिव प्लेट की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इधर आएगा, और नेगेटिव प्लेट की वजह से क्या आएगा, वो भी उधर ही आएगा, क्योंकि नेगेटिव प्लेट की वजह से जो फील्ड होती है टूवर्ड द प्लेट होती है, और पॉजिटिव प्लेट की वजह से जो फील्ड होती है वो अवे फ्रॉम द पॉइंट होती है, अवे फ्रॉम द प्लेट होता है। तो क्या आएगा, यहाँ से E1 की वैल्यू आप लिखोगे तो यहाँ से मिलेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक, एंड E2 = मिलेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों आ गए। अब आप यहाँ से रिजल्टेंट निकाल सकते हो। रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, देखो ज़रा सा, E = आएगा E1 + E2। अब E1 और E2 को दोनों ऐड करिए, जैसे ही दोनों ऐड करते हो आपको क्या मिलता है, E = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों वैल्यूज़ आ जाती हैं और यहाँ से ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और फाइनली मिल जाता है यहाँ से आंसर 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। तो पहले तो ये कंसेप्ट आपको यहाँ पर समझना होगा कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर किसी भी पॉइंट पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच किसी भी पॉइंट पर जब उनके बीच क्या हो, एयर हो या वैक्यूम हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है। अब सिग्मा की अगर हम वैल्यू पुट कर दें, क्या करें, सिग्मा की अगर वैल्यू पुट कर दें, सिग्मा = क्या होगा, Q अपॉन A, सिग्मा = Q अपॉन A, तो यही फॉर्मूला बन जाता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। तो ये यहाँ तक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर क्या होता है जब उनके प्लेटों के बीच में वैक्यूम या एयर हो। इसका मतलब हुआ विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब का फॉर्मूला ये मिलता है। इसी चीज़ को आप ये लिख सकते हो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। तो ये आपको याद रखना है, चाहे ये फॉर्मूला याद रखिए चाहे ये याद रखिए, दोनों में से आपको एक याद रखना है। तो यहाँ तक एक बात क्लियर हो गई। अब मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक्स रख दोगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आता है, क्योंकि हमारा जो पहला स्टेप होगा वो होता है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। तो हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट किया जाता है उसका कंसेप्ट आपको सिखा रहे हैं। तो ठीक है, एक बात तो ये हो गई, ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब। आप क्या पढ़ना है, अब आपको सिखाना है मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब आप क्या कर पा रहे हो, अब आपने प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया। स्लैब रखने का मतलब क्या हुआ, वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो सकता है पोलर हो सकता है नॉन पोलर हो। अब पोलर और नॉन पोलर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, अगर यहाँ पर पोलर होता, क्या होता, पोलर होता। अगर मैं बात करूँ पोलर की, अगर पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है तो उसके पास एक परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है। क्यों होता है कि उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में कुछ सेपरेशन होता है। मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज
एक जगह पे कोइंसाइड नहीं करते हैं, उनके बीच में पर्टिकुलर सेपरेशन होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं, कुछ डिस्टेंस पर होते हैं। जब कुछ डिस्टेंस पे होंगे तो उनके बीच, तो उनमें एक परमानेंट या सेट डाइपोल मोमेंट होता है। बट अनफॉर्चुनेटली इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या होता है, इनका जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है वो भी ज़ीरो होता है, क्योंकि जितने भी एटम्स होते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स हैं और एटम्स का अपना एक डाइपोल मोमेंट है, वो डाइपोल मोमेंट पर्टिकुलर सभी डायरेक्शन में ओरिएंटेड होता है, जिसकी वजह से नेट डाइपोल मोमेंट जीरो आता है। तो ये बात तो ख़त्म हो गई। दूसरा, अगर होता नॉन पोलर, कैसा होता, नॉन पोलर। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। नॉन पोलर में क्या होता है कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज वो एक ही जगह पे होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक ही जगह पे होता है। इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन है वो जीरो हो गया, और सेपरेशन जीरो होने से जो डाइपोल मोमेंट होता है Q इंटू डी वो जीरो हो जाता है, क्योंकि डी जीरो है तो डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। तो जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैं, उनका तो कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होता है, बट जो नॉन पोलर हैं उनका तो डाइपोल मोमेंट होता ही नहीं, वो तो ऑलरेडी उनका डाइपोल मोमेंट जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि उनका जो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है वो एक ही जगह पे कोइंसाइड होता है, बट पोलर में एक जगह कोइंसाइड नहीं होता है। जब नहीं होता है तो कुछ डाइपोल मोमेंट होता है। तो इतनी बात होती है। अब कोई भी, चाहे वो पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, उसको ले जाइए और इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दीजिए। तो रखने पर हुआ क्या, रखने पर क्या हुआ कि उस डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर जो चार्जेस थे उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगा। अब फोर्स लगने की वजह से क्या हुआ, फोर्स लगने की वजह से क्या हुआ, जो चार्जेस थे वो पोलराइज्ड हो गए। तो मैंने क्या बताया, ड्यू टू द पोलराइजेशन की वजह से क्या हुआ, जो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस थे डाइलेक्ट्रिक्स में वो पॉजिटिव चले गए नेगेटिव प्लेट की तरफ, और जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गए। तो डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर भी एक फील्ड इंड्यूस हो गई, जिसको आप बोलते हो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अंदर हो गया इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर क्या होता है, बाहर तो आपके पास ई नॉट होता है जहाँ पर एयर है, तो बाहर है ई नॉट, और अंदर हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड ई पी। ई पी क्या हो गया, प्लस से माइनस की तरफ डायरेक्शन आ गई। यहाँ पर भी देख लीजिए, ये सारे के सारे क्या हैं, ये एटम्स हैं। किसके, अब पोलर के हैं कि नॉन पोलर के हैं, ये डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का डाइलेक्ट्रिक्स दिया गया। आपने जैसे यहाँ रखा, चार्जेस अपीयर हुए, वो चार्जेस पोलराइज्ड हो गए, माइनस की तरफ प्लस वाले और प्लस की तरफ माइनस वाले। इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ एक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। देखो, प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ। तो जो ई नॉट है, ई नॉट की डायरेक्शन तो ऐसी है, और इंड्यूस की डायरेक्शन कैसी है, इंड्यूस की डायरेक्शन इधर है, इंड्यूस इधर और ई नॉट उधर। तो अब बताओ ई नेट कितना होगा, जो ई नेट आएगा यहाँ पर, ई नेट चाहे यहाँ देखो चाहे यहाँ देखो, जो ई नेट आएगा वो इधर आएगा। ई नेट कितना आया, ई नेट आ जाता है ई नॉट माइनस ई पी। तो ई नॉट माइनस ई पी आ गया, मतलब इंड्यूस वाले की डायरेक्शन अपोजिट है ई नॉट की, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस हो गया, तो कुछ ना कुछ वैल्यू आती है। अब कितना आता है वो फैक्टर डायरेक्टली दिया जाता है कि ई नॉट बाई के आ जाता है। कितना आ जाता है, ये फैक्टर बोला जाता है कि ई नॉट बाई के होता है। इस चीज़ को मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे हो जा रहा है। चलिए देखिए, यहाँ मैं इसको रब कर देता हूँ। अब मैं समझाता हूँ कि जैसे ही डाइलेक्ट्रिक्स आप कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इंट्रोड्यूस करते हो तो होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाती है। कैसे हो जाती है, ऑन इंट्रोड्यूसिंग dielectric slab, electric field reduces, electric field between the plates of capacitor, ये क्या हो जाएगा, reduce हो जाता है, reduces due to polarization ऑफ चार्जेस। अब चार्जेस का पोलराइजेशन हुआ,
एक अंदर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, उस फील्ड ने क्या किया, अपोज किया, उस फील्ड ने क्या किया, अपोज किया। तो कैसे ई नेट की वैल्यू ई नॉट बाई के आता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जरा देखिए यहाँ से क्या आया, यहाँ से आया ई नेट इज इक्वल टू आता है यहाँ से ई नॉट माइनस ई पी। ई पी क्या है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे ही इंडक्शन हो, मतलब जैसे ही चार्जेस का इंड्यूस होना हुआ, सरफेस पे चार्ज इंड्यूस हुए, मतलब अगर चार्ज यहाँ देखिए यहाँ पे सिग्मा है तो यहाँ पे इस सरफेस पे आता है माइनस सिग्मा पी, और इस साइड के सरफेस पे आता है यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे आता है माइनस सिग्मा पी। ठीक है, एक साइड पे जिस तरह प्लस चार्ज था, इस साइड वाले में देखिए यहाँ पे सिग्मा था तो यहाँ पे आया सिग्मा पी, यहाँ पे क्या था, माइनस सिग्मा था, यहाँ पे आया माइनस सिग्मा पी, ये आ गया। अब समझिए, तो ई नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, ई नॉट को लिख सकते थे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब ई पी का मतलब जो चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी इंड्यूस हुई, तो यहाँ पे अभी ई नॉट के लिए ले रहे थे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा थी, अब चार्जेस इंड्यूस हो गए तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो गई, सिग्मा पी, तो यहाँ पे आ गया सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपको यहाँ पे मिल गया जाके, ये हो गया सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस थोड़ा सा कंसेप्ट आपको यहीं पर सीखना है। क्या सीखना है, देखिए यहाँ पे ये सीखना है कि ई नॉट सिंस सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। अब ये कैसे होता है, ये इस तरह से होता है, इसके लिए थोड़ा सा छोटा लॉजिक बना सकते हो। कैसे, देखिए यहीं पर मैं समझा देता हूँ कि अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ, सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज इक्वल टू 1 अपॉन के टाइम्स ऑफ सिग्मा, 1 अपॉन के टाइम्स ऑफ सिग्मा। कैसे लिखा मैंने, देखिए यहाँ पे लिखा सिग्मा और यहाँ लिखा सिग्मा माइनस सिग्मा पी, और यहाँ लिखा मैंने सिग्मा पी। अगर मैंने स्टार्टिंग में मान लो यहाँ सिग्मा की वैल्यू 10 रखी, शुरुआत में सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी रखी, सिग्मा, और इन जो चार्जेस इंड्यूस हुए इस सरफेस पे, डाइलेक्ट्रिक्स पे जो चार्ज इंड्यूस हुए उस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हुई, इंड्यूस होने की वजह से मान लो सरफेस चार्ज डेंसिटी 2 हो गई, तो बची कितनी, बची आपके पास 8। ठीक, ऐसे ही मैं कह रहा हूँ इसको डबल कर दूँ 20, तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 16। अगर मैं इसको ट्रिपल कर दूँ तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 24। आप क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे ये सिग्मा माइनस सिग्मा पी बढ़ रहा है या सिग्मा बढ़ रहा है, वैसे ये भी बढ़ रहा। अगर ये 10 है तो ये 8 है, ये 20 है तो 16 है, ये 30 है तो ये 24 है, तो दोनों का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि कैसे बराबर हुआ, कैसे बराबर हो रहा है, जो सिग्मा ये 8 इज इक्वल टू 10 कैसे हो सकता है। तो 8 को 10 करने के लिए बैलेंस हमें क्या करना पड़ेगा, एक फैक्टर इन्वॉल्व करना पड़ेगा के, इसलिए 8 और 10 के बीच में, 8 और 10 के बीच में एक रिलेशन हुआ और उस रिलेशन में एक फैक्टर आया 1 अपॉन के, और के जो होता है वो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ से आपको ये समझ में आया, तो इसी चीज़ को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, यूजिंग फर्स्ट, तो ई नेट कितना आया, यूजिंग फर्स्ट जो ई नेट है वो यहाँ से क्या आ जाएगा, जरा देखिए, सिग्मा माइनस सिग्मा पी की जगह पे क्या पुट करोगे, सिग्मा अपॉन के, और नीचे कितना है एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा अपॉन आ गया एप्सिलॉन नॉट, के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये आ गया के एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता क्या है, ये देखिए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है ई नॉट। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, जरा यहाँ देखिए, ई जो नेट आया है, ई नेट जो आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, वो आ रहा है डाइलेक्ट्रिक्स में। क्या आ रहा है, डाइलेक्ट्रिक्स में। तो हम इसको ई भी लिख सकते हैं, मीडियम में है, तो यहाँ से क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या आया, एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाता है ई नॉट। तो यहाँ से मिल गया ई नॉट अपॉन के, क्या मिल गया, ई नॉट अपॉन के। तो इसी कंसेप्ट को समझाने के लिए मैंने इतनी सारी बातें आपसे करी कि दो चीज़ें सिर्फ मुझे समझानी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर
विदाउट स्लैब क्या होता है और विथ स्लैब क्या होता है। ये तो विथ स्लैब है और ये वाला जो मैंने बताया वो विदाउट स्लैब है। ये दोनों चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो फिर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो फाइंड करना आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि किसी तरह का मैंने बताया कैपेसिटर हो, कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए सिर्फ 3 स्टेप करने हैं। तो पहला स्टेप तो ये हो जाता है। सेकंड स्टेप क्या होता है तो वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ओके बेटा, तो देखा आपने कि 2 चीज़ें तो मैंने आपको इसलिए समझा दी। अब तीसरी की मैं बात करता हूँ। जब भी आप फिगर ड्रा करोगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो डाइलेक्ट्रिक से पास होता हुआ दिखाओगे। अभी मैं आपको क्लियर करूँगा कि कंडक्टिंग होगा तो कंडक्टिंग के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिखाई जाती, कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती हैं। वो हम लोग अभी एग्जाम्पल लेकर के क्लियर कर लेंगे। अब हम करने जा रहे हैं कैपेसिटेंस। क्या फाइंड करेंगे? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हम करेंगे फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ स्लैब। तो ये चीज़ समझने के लिए जो पहला स्टेप है वो ये था कि कैसे आप बताओगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो पहला होता है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने दोनों कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर किए कि पहला क्या होता है, पहला होता है कि इन एयर क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड पहला आएगा विदाउट स्लैब क्या आया? विदाउट स्लैब आपको मिला ई नॉट इक्वल टू वाई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर देखोगे आप तो क्या मिल जाता है? यही हो जाता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। तो ये आ गया कैसे? विदाउट स्लैब। विदाउट स्लैब, विथ स्लैब कितना आएगा? विथ स्लैब देखोगे तो विथ स्लैब की जो वैल्यू है वो है ई नॉट बाई के। देखिए डेरिवेशन को करना बहुत आसान है, बट इस चीज़ का फील आना बड़ा टफ है कि कैसे ई नॉट बाई के आता है। मेन तो इस डेरिवेशन में ये कंसेप्ट है कि कैसे आपको रियलाइज़ हो कि ई नॉट बाई के कैसे आता है। जनरली तो बुक में बस ऐसे ही लिखा रहता है कि ऑन इंट्रोड्यूसिंग द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसेस। तो वो कैसे रिड्यूस हो रही वो आपको फील हो, तो ये रिड्यूस होके आता है। तो यहाँ से ई नॉट की वैल्यू ये है, तो यहाँ लिख सकते हो कितना, यहाँ से ई नॉट का पूरा ये वैल्यू पुट करोगे कितना आ जाएगा? यहाँ से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, सॉरी एप्सिलॉन नॉट के एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की वैल्यू पुट कर दोगे तो आ जाएगा क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए। तो ये 2 इलेक्ट्रिक फील्ड आपको समझनी थी, क्योंकि हमको पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम आपको सिखाते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं। स्टेप नंबर 2 जो आता है, स्टेप 2 आता है कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे प्लेट्स के बीच में? तो प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ज़रा देखिए, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट। हम गए कहाँ? हम बताने वाले हैं आपको यूजिंग कंसेप्ट, यूजिंग dv इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, या कह सकते हो माइनस ई डी आर कॉस थीटा से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपको पूरी तरह से ये बात समझ में आए। कैसे आएगी ज़रा देखिए। dv का मतलब क्या होता है? हम गए v माइनस पे माइनस v प्लस, तो ये हो गया फाइनल पोटेंशियल, ये हो गया इनिशियल पोटेंशियल। आगे क्या हुआ? ई जरा देखिए, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर देखोगे तो मीडियम कितने में है? मीडियम इन डिस्टेंस है t, और एयर इन डिस्टेंस वो है d माइनस टी। तो जो d डिस्टेंस में एयर है और t में रख दिया आपने मीडियम डाइलेक्ट्रिक्स, तो गैपिंग जो हुई एयर की वो हो गई d माइनस टी। ठीक है, देखिए यहाँ E क्या हुआ?
हम यहाँ पर एयर का भी लेंगे और मीडियम का भी लेंगे। तो पहले हम बात करते हैं मीडियम के लिए। तो यहाँ पे पहले एयर ले लेते हैं। एयर का कितना आएगा माइनस ई नॉट, और एयर में डिस्टेंस कितनी डी माइनस टी कॉस 0। क्यों हुआ? क्योंकि सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ई नॉट उधर है और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा उधर ही हो रहा है, तो 0 आ जाएगा। फिर अगला मीडियम की बात करिए तो मीडियम में क्या आएगा ई, और आएगा टी, जो डिस्टेंस है मीडियम में वो है टी, और आ गया कॉस 0। मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये चीज़ आई। यहाँ से क्या हो सकता है ज़रा देखिए, ई नॉट तो ई नॉट है, डी माइनस टी है, प्लस सॉरी यहाँ से क्या है माइनस ई की जगह पे क्या ले सकते हो, ई की जगह ले सकते हो ई नॉट बाई के, ई नॉट बाई के, यहाँ से आ जाएगा टी और कॉस 0 हो गया 1। तो इतनी बात आपको होपफुली समझ में आ गई। यहाँ से ज़रा देखिए, हमको क्या मालूम है, जो v होता है, जो v होता है वो v प्लस माइनस v माइनस होता है। तो यहाँ माइनस कॉमन करोगे, तो माइनस कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा v प्लस माइनस v माइनस, तो ये ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ इसकी जगह पे क्या ले सकते हो, ये आ जाएगा माइनस v, और माइनस v इधर से माइनस कॉमन करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से ई नॉट भी कॉमन कर लीजिए, तो ई नॉट कॉमन करोगे तो यहाँ से आएगा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। यहाँ से ज़रा देखिए, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अभी क्या आने वाला है, v इज इक्वल टू आएगा ई नॉट की वैल्यू है कितनी, q अपॉन एप्सिलॉन के एप्सिलॉन नॉट के एप्सिलॉन नॉट। देखिए ई नॉट की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट ए, एप्सिलॉन नॉट ए, और यहाँ से कितना आया डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो ये चीज़ आपने यहाँ तक नोट कर ली, इससे पोटेंशियल डिफरेंस आपने निकाल लिया। जब पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हो तो थर्ड स्टेप क्या होता है, स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप थर्ड ये कहता है कि आपको कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैपेसिटेंस का एक मदर फार्मूला होता है, और वो मदर फार्मूला होता है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो कैपेसिटेंस कैसे निकाली आपने, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, इस फार्मूले से। तो C इज इक्वल टू क्यू, तो क्यू रहेगा। यहाँ देखिए V की वैल्यू कितनी आई है, V की वैल्यू यहाँ मिल जाएगी आपको D माइनस टी, सॉरी आगे भी है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, और यहाँ से मिल जाएगा D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो यहाँ से Q से Q कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, तो ये आएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो ये आता है विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये है डेरिवेशन विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो यहाँ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बनती हैं कि अगर आप पूरे पार्ट में एयर हो ही ना, मतलब प्लेट्स के बीच में कम्प्लीटली, अगर आप यहाँ से केस बनाएंगे हम लोग, ये तो कैपेसिटेंस का फार्मूला है, अगर प्लेट्स के बीच में कम्प्लीटली आप डाइलेक्ट्रिक्स डाल दो तो क्या केस होगा, उसको भी ज़रा देख लेते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। तो इसको रब करते हैं और समझते हैं कि अगर प्लेट्स के बीच में हम कम्प्लीटली फिल कर दें, क्या पहला केस हम लेते हैं यहाँ से। देखिए जो पहला केस आएगा, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट ये आता है, इफ वी फिल्ड डाइलेक्ट्रिक्स completely between the plates, that is T is equal to D कर दें। यहाँ पर अगर हम T is equal to D कर दें तो हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा, जरा देखिए, इनके बीच में कहीं पर भी एयर ना हो, कहीं पर भी एयर ना हो, तो ठीक है T is equal to D करिए, तो फार्मूला क्या आया, C is equal to आ गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, यहाँ से कितना आ गया D माइनस डी प्लस डी अपॉन के। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला बन सकता है, ये 0 हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। यहाँ से आप देखते हो इस चीज़ को बोलते हो C नॉट,
तो ये आ गया के सी नॉट। इसका मतलब क्या आया, इसका मतलब यहाँ से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी पता चल जाएगा, और दूसरी बात के आ गया। के की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, 1 के इक्वल होती है या फिर 1 से ज़्यादा होती है। फॉर के इज इक्वल टू 1 या 1 के इक्वल हो या 1 से बड़ी हो। तो ये इन्फॉर्मेशन याद रखोगे, ये ज्ञान है आपके लिए यहाँ से। और यहाँ से ये पता चल गया कि जब भी आप डाइलेक्ट्रिक्स इंट्रोड्यूस करते हो बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद दूसरा केस ले लेते हैं। अगर हम ये कर दें कि प्लेट्स के बीच में आधे में हम भर दें, क्या भर दें, हम आधे में डाइलेक्ट्रिक्स डाल दें, तब क्या इफेक्ट होगा जरा देखिए। इफ वी फिल डाइलेक्ट्रिक्स between the plates like t is equal to d/2, अगर हम d/2 डिस्टेंस में पुट कर दें तो c कितना आएगा, देखोगे आप एप्सिलॉन नॉट ए फार्मूला होता है, यहाँ पुट करिए तो d माइनस d/2 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा d/2 k आ जाएगा। इसको और सॉल्व करोगे तो देखिए यहाँ से बनेगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन d/2 प्लस d/2 k। यहाँ से कॉमन करोगे आप एप्सिलॉन नॉट ए कितना d/2, तो यहाँ आएगा 1 प्लस 1 अपॉन k। तो देखिए 2 ऊपर जाएगा, 2 ऊपर गया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन d, तो ये चीज़ ऐसे आई, नीचे आ गया कितना k प्लस 1 अपॉन k। तो ये चीज़ तो हो गई c नॉट, और k ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2k c नॉट अपॉन k प्लस 1। तो इस तरह से देखोगे आप कि 2k c नॉट अपॉन k प्लस 1 आ जाता है। तो एक दो केस और बनते हैं, मैं लिख देता हूँ, उनको आप कर लोगे। तो क्या बन जाता है केस, अगर ऐसा हो जाए इफ़ t इज इक्वल टू 2/3 d हो तो c की वैल्यू क्या होगी, इसको आप फाइंड आउट कर लोगे। तीसरा, इफ़ t इज इक्वल टू 3/4 d हो तो c की वैल्यू क्या होगी। इनको आप ज़रूर सॉल्व कर लोगे, क्योंकि ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं आ जाता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया जा रहा है जिसकी कैपेसिटेंस c नॉट है या एप्सिलॉन नॉट बाई d है, और जब आप प्लेट्स कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में 2/3 डाइलेक्ट्रिक्स डाल देते हो तो कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी। इस तरह का यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है। अच्छा, एक टाइप का क्वेश्चन और बन जाता है यहाँ पर कि बहुत सारी प्लेटें हों तब फार्मूला क्या होगा सी का, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अभी तो ये एक प्लेट है डाइलेक्ट्रिक्स की, अगर बहुत सारी डाइलेक्ट्रिक्स की प्लेटें आप पुट कर दो, इफ़ केस सेकेंड, अगर डाइलेक्ट्रिक्स की बहुत सारी प्लेटें हों ऐसे, ये है आपके पास कैपेसिटर और यहाँ पर आपने बहुत सारी प्लेट्स पुट कर दी, T1 T2 T3 पुट कर दी। ये T थिकनेस है, इसकी T1 थिकनेस है, इसकी T2 थिकनेस है, इसकी T3 थिकनेस है, और इसका है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 K3। ठीक है, डिस्टेंस की कितनी थी, D थी। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, बहुत सिंपल, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस जितनी प्लेट्स दी जाएँ उनकी थिकनेस यहाँ पे लेस कर दीजिए, T1 प्लस T2 प्लस T3 ये कर दिया, फिर प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3, ऐसा हो जाता है। तो ये बात आपको समझ में आई कि ये फॉर्मूला होता है। इसमें एक केस और बन जाता है, मान लो कोई एक कंडक्टर हो जाए, क्या हो जाए, कोई एक कंडक्टर हो जाए, जो कंडक्टर हो जाएगा उसके लिए K की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है। मान लो K2 कंडक्टर होता, 3 प्लेट होती, बीच वाली प्लेट कंडक्टिंग होती, तो ये इन्फिनिटी हो जाता, तो इसको 0 आ जाता। यहाँ तो T रहता लेकिन यहाँ ये वाला स्टेप हट जाता। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ पा रहे हो। अगर बीच वाला कंडक्टर होता तो बीच वाला हट जाता, थर्ड वाला कंडक्टर होता तो थर्ड वाला हट जाता। स्टूडेंट, अब हम समझेंगे कि कंडक्टिंग स्लैब अगर रख देते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में तो अब क्या केस होने वाला है। तो देखिए, कंडक्टर रखेंगे तो कंडक्टर में होते हैं बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही कंडक्टर को आपने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं टूवर्ड द पॉजिटिव प्लेट,
तो नेगेटिव चार्ज, इसके अंदर बहुत सारे कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ आ जाते हैं, लेकिन कंडक्टर के सरफेस पर नहीं आते, कंडक्टर के अंदर रहते हैं। तो देख रहे हो आप, चाहे इस तरह बनाइए चाहे इस तरह, तो जो माइनस चार्ज है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इस साइड में आ गए। तो इस साइड में क्या हो गए, पॉजिटिव चार्जेस का एक्यूमुलेशन हो गया। एक साइड में पॉजिटिव चार्ज आ गए, एक साइड में नेगेटिव चार्ज आ गए। अब इलेक्ट्रॉनों का ये मूवमेंट कंटिन्यूसली चलता रहता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि ये मूवमेंट रुक जाता है। कब रुक जाता है, जब अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से इक्वली बैलेंस हो जाता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहाँ पर कंडक्टर अगर लेते हो आप, कंडक्टर लेते हो अगर किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, प्लेट के बीच में रखते हो, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, और कभी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड शो नहीं होती, उसके सरफेस पे शो की जाती, बट अंदर शो नहीं किया जाता। तो हुआ क्या, हमको चाहिए कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जब कंडक्टर प्लेस किया गया है। तो हमें कैपेसिटी फाइंड करनी है, कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, तो 3 स्टेप यूज़ करने हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप फर्स्ट, क्योंकि हमको क्या चाहिए, कैपेसिटेंस चाहिए, हमको चाहिए कैपेसिटेंस। हमको C का वैल्यू निकालना है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं रख रहे हैं, एक कंडक्टर रख रहे हैं। तो कंडक्टर रखने पर क्या हो रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड, हमको 2 इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगी। एक मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ, कंडक्टर के बाहर, ठीक है, एक कंडक्टर के बाहर मिल रहा है। जो कंडक्टर है वो उसकी थिकनेस कितनी है, हमने टी थिकनेस का एक कंडक्टर लिया है। कितने थिकनेस का है, टी थिकनेस का। तो वो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एब्सेंस ऑफ कंडक्टर क्या होगा, ई नॉट क्या हो जाएगा, ई नॉट हो जाता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कब इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये विदाउट कंडक्टर है। ये क्या है, विदाउट कंडक्टर। इसका मतलब Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए भी हो जाएगा। ये है किसके लिए, विदाउट कंडक्टर, बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। जब कैपेसिटर की प्लेट के बीच में कोई भी कंडक्टर नहीं रखा है, उस कंडीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ठीक है। कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, वो कितना आता है, वो आता है 0। क्यों 0 आ रहा है, वो आपको प्रॉपर्ली समझ में आ रहा, क्योंकि यहाँ पर जो चार्जेस आ रहे हैं, ये चार्जेस वो नेगेटिव प्लेट की तरफ पॉजिटिव आ रहे हैं और पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव आ रहे हैं। मतलब चार्जेस, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कंटिन्यूसली हो रहा था, जब तक दोनों इक्वली बैलेंस नहीं हो जाते, एक्सटर्नल और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, तब तक मूवमेंट चलता है। और जब बैलेंस हो जाता है तो फिर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाता है। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ गया। तो 2 चीज़ें मुझे चाहिए थी, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। तो बाहर हो गया ई नॉट, एयर में है, विदाउट कंडक्टर है, और विद कंडक्टर में लेते हो तो कंडक्टर के अंदर कितना आता है, 0 आ जाता है। अब क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। स्टेप सेकंड, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हो आप लिखते हो dV इज इक्वल टू माइनस ई डी आर कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा V माइनस V प्लस इज इक्वल टू, ई लेते हैं पहले एयर में लेंगे तो क्या आएगा, एयर में ई नॉट माइनस ई नॉट, दूसरा डिस्टेंस एयर में कितनी है, एयर में डिस्टेंस है डी माइनस टी, फिर आया। अब मीडियम के लिए, मीडियम मतलब कंडक्टर के लिए, कंडक्टर में कितना ई, और दूसरा क्या होता है, कंडक्टर की जो थिकनेस है वो है टी, और यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे cos 0 भी लिख सकते थे, cos 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड सब टुवर्ड्स द राइट लग रहा है। यहाँ से कितना आया, ई टी, और डी आर जब टी आ गया क्योंकि थिकनेस टी है, cos 0। देखिए ई ही 0 है, क्या है, सिंस ई इज इक्वल टू 0 है तो ये वाला का पूरा स्टेप 0 हो जाएगा। 0 हो जाने पर यहाँ कितना मिल गया, ज़रा माइनस कॉमन कर लीजिए यहाँ से, तो ये क्या आ जाएगा, ये V प्लस माइनस V माइनस आ जाता है।
क्योंकि आपको मालूम है v प्लस माइनस वी माइनस ही v होता है। तो यहाँ से कितना आया माइनस ई नॉट डी माइनस टी आ गया, ठीक है। यहाँ से कितना आ गया, ये माइनस v मिल गया। यहाँ से ई नॉट की वैल्यू कितनी है, यहाँ से ई नॉट की वैल्यू माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए मिल गया, और यहाँ से मिल गया डी माइनस टी हो गया। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो v इक्वल टू क्यू मिल जाता है कितना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी मिल जाता है। क्लियर। तो इस तरह से आपको मिल गया कितना, v मिल गया। अच्छा, v मिल जाने के बाद आप क्या निकालते हो, निकालते हो कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस कैसे निकलेगी जरा देखिए, थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप क्या हो गया, स्टेप थर्ड कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस के लिए सिर्फ उसका मदर फॉर्मूला चाहिए, और वो होता है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो C इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू देखिए, क्यू तो क्यू ही दिया है, और v की वैल्यू कितनी है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी। क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, यहाँ से आया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। तो ये यहाँ से फॉर्मूला आपको मिल जाता है कितना, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। ये है जब आप जब कोई कंडक्टर प्लेस कर देते हो बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। बस दो चीज़ें समझ, देखिए किसी का भी कैपेसिटेंस निकालना हो आपको करना क्या है, सिर्फ 3 स्टेप। पहले स्टेप में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्लैब होता तो स्लैब के अंदर चाहिए, स्लैब के बाहर भी चाहिए। वैसे ही कंडक्टर है तो कंडक्टर के बाहर चाहिए, कंडक्टर के अंदर चाहिए। फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, फिर कैपेसिटेंस के लिए उसका मदर फॉर्मूला यूज़ करिए, C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। वैल्यू पुट करोगे और इजी वे में आप देख पा रहे हो कि आपको ये फॉर्मूला कैलकुलेट हो जाता है। तो यहाँ से एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर मान लो पूरी जगह पर क्या हो, पूरी जगह पे कंडक्टर होता तो क्या होता, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच जो गैपिंग है उस गैपिंग में, यहाँ ले देता हूँ नोट, क्या बता रहा हूँ कि जो पूरा का पूरा जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का है पार्ट, उसके पूरे पार्ट में अगर क्या रख दो आप, एक कंडक्टर रख दो। क्या रख दो, कंडक्टर रख दो। अगर पूरी तरह से कंडक्टर रख दो, कंडक्टर के लिए क्या होता है, कंडक्टर की अगर कंडक्टर रखोगे इसका मतलब यहाँ क्या आ रहा है, इस पूरी जगह पे कंडक्टर रख रहे हो। कंडक्टर रखने का मतलब ये आया कि T इज इक्वल टू डी कर रहे हो, T इज इक्वल टू डी कर रहे हो। तो T इज इक्वल टू डी का मतलब क्या हुआ, इस फॉर्मूले में T की जगह पे D पुट कर दीजिए। तो क्या आया, C इज इक्वल टू मिल जाता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस डी। तो यहाँ से क्या आया, 0, और जब 0 आता है तो ऊपर है ये, तो आंसर क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है इन्फिनिटी। तो ये याद रखना है कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कंप्लीटली अगर आप फिल कर देते हो क्या, कंडक्टर पूरी तरह से कोई भी एयर ना हो, तो उस कंडीशन पे जो कैपेसिटेंस होगी वो क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। ये था ओवरऑल कंसेप्ट रिगार्डिंग कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with slab and with conductor. Thank you student for watching this video.